अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। इसी सीरीज में मैं आपके सामने आगे लेकर आया हूं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली बेटा हम लोग आज जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बेसिकली किसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। बेटा हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा वापस देखते हैं कि बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या जिसे अंतः झिल्लिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतः झिल्लिका तंत्र। क्या कहा था हम लोगों ने कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ससीम के अंदर की कोशिकाओं के अंदर कुछ झिल्ली युक्त अंगक या कुछ झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनकी संरचना और जिनके कार्य एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन उनके कार्य एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उन्हें एक तंत्र के अंदर रखा गया था जिसे हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। डेफिनेशन लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लिख ली थी और हमने बताया था कि इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनेलीज को रखा गया है। कौन सा बेटा? गर्ल वी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर G फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, G फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम एंड V फॉर वैक्यूल। इन 4 ऑर्गेनेलीज को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया है, जिसमें से हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर लिया। आज जो है आपके सामने गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे ही बेटा हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉय भी इसे ही कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि गोल्जी कॉय होता क्या है। बेटा देखना, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी नाम था। उन्होंने सबसे पहले केंद्र के पास में, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के पास में एक हाईली स्टेन्ड एक जाली के समान एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर देखी। ठीक है, और उन्होंने उसे क्या नाम दिया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम दिया। मतलब केंद्र के पास में अत्यधिक ज्यादा डार्क रूप से रंजित जालिकावर्त संरचनाएं जो है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहलाती है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। 1898 की बात है, 1898 की। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। कि कैमिलो गोल्गी 1898 ने सबसे पहले केंद्र के पास में, बिल्कुल केंद्र के पास में अत्यधिक घनी रंजित, मतलब बहुत डार्क स्टेन होती है। अगर हम लोग सेल को स्टेन करते हैं तो जो डार्क स्टेन होता है वह एक जालिकावर्त स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। उसे उन्होंने कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम दिया। ये देखो बेटा, आपको एक सेल दिख रही है। सेल के अंदर ये है केंद्रक, ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के जस्ट पास में इस प्रकार से ये आपको जो जालिकावर्त संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है? जो अत्यधिक घनी रंजित है, डार्क स्टेन है, इसे उन्होंने क्या कहा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम दिया। कैमिलो गोल्गी नाम ध्यान रखना, कैमिलो गोल्गी। देखो बेटा, अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें और प्लांट सेल की बात करें, बेटा एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के पास किसी एक फिक्स जगह पर व्यवस्थित होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर
पूरे रिक्तिका के चारों तरफ फैली हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्गी बॉडी हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनेलीज, इट इज कॉल्ड गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्गी कॉय के चारों ओर के कोशिका द्रव्य में, ये आप लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, इसके चारों तरफ के जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके आसपास में और कोई ऑर्गेनेली जो है नहीं पाया जाता। अगर कोई ऑर्गेनेली है तो वह कम पाया जाता है। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बेटा गोल्जी आधारीय पदार्थ या बहिष्करण का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्गी बॉडी हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनेलीज, द रीजन इज कॉल्ड एज गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। कि मतलब जिस कोशिका द्रव्य में या सेल के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर जहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, उस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के आसपास में और कोई ऑर्गेनेलीज या तो अनुपस्थित होता है या उपस्थित नहीं होता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी आधारीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस, या उसे ही हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन, बहिष्करण का क्षेत्र। अगर प्लांट सेल की बात करें बेटा, प्लांट सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकते हैं कि इन प्लांट सेल the Golgi complex is also called as, in plant cell the Golgi complex is also known as dictyosome। क्या बोल सकते हैं बेटा? डिक्टियोसोम कह सकते हैं। आगे देखना बेटा देखना गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो सरफेस होती है। एक तो वह सरफेस जो केंद्र की तरफ है, एक वह सरफेस जो मेम्ब्रेन की तरफ है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया है। ये क्या है बेटा? ये है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के इधर है बेटा, ये है केंद्रक। ये क्या है बेटा? केंद्रक है, न्यूक्लियस केंद्रक है। और इधर की तरफ क्या है बेटा? इधर की तरफ पड़ी है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो ध्यान से देखना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वह सतह, पोलैरिटी की बात करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलैरिटी देखने को मिलती है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वह सतह जो केंद्र की तरफ होती है, वह सतह जो केंद्र की तरफ होती है, उसे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। कौन सी सरफेस कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स सरफेस। और वह सतह जो कोशिका झिल्ली की तरफ होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा कॉनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव सरफेस। ठीक है, अवतल सतह। क्या बोलते हैं बेटा? अवतल सतह। और ये कौन सी सतह होती है बेटा? उत्तल सतह। उत्तल, उत्तल का मतलब क्या होता है बेटा? उत्तल दर्पण जो होता है उभरा हुआ होता है। तो जो सतह उभरी हुई है, जो केंद्र की तरफ है, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। और जो केंद्र की झिल्ली, कोशिका झिल्ली की तरफ होती है, उसे बोलते हैं कॉनकेव या अवतल सतह। ठीक है बेटा, इसे ही हम लोग सिस्टर्नी कॉन्वेक्स सरफेस विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियस, इसे ही हम लोग सिस फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिस फेस। इसे ही हम लोग फॉर्मिंग फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मिंग फेस। जबकि इसे हम लोग ट्रांस फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं बेटा? मैच्योरिंग फेस कहते हैं। क्या कहा? ध्यान से देखना बेटा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो फेस हो गई। गोल्गी, कलर चेंज कर लेता हूं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो फेस हो गई। क्या है बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर दो फेस है। एक तो कौन सी है बेटा? सिस फेस, और दूसरी कौन सी है बेटा? ट्रांस फेस। ठीक है बेटा, सिस फेस किसकी तरफ होगी? प्रेजेंट टुवर्ड न्यूक्लियस, केंद्र की तरफ स्थित होती है। किसकी तरफ स्थित होती है बेटा? केंद्र की तरफ। और ट्रांसफेस जो होती है वह किसकी तरफ होती है बेटा? कोशिका झिल्ली की तरफ।
प्रेजेंट टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की तरफ स्थित, कोशिका झिल्ली की तरफ। बेटा इसे ही हम लोग फॉर्मिंग फेस भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? फॉर्मिंग फेस, या इसे ही हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। क्या है बेटा? कॉन्वेक्स सरफेस होती है, कॉन्वेक्स सरफेस, उत्तल सतह। और ये कौन सी हो जाएगी बेटा? कॉनकेव सरफेस, अवतल सतह, अवतल सतह। और देखो बेटा इसका जो नाम है, इसे हम लोग फॉर्मिंग फेस, इसे मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। और इसे बोलते हैं बेटा मैच्योरिंग फेस। ठीक है, कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वह सतह जो केंद्रक की तरफ होती है उसे सिस फेस बोलते हैं, और वह सतह जो कोशिका झिल्ली की तरफ होती है उसे हम लोग ट्रांसफेस बोलते हैं। इसे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार से होती है। तो ये कौन सी हो गई बेटा? इस प्रकार से होती है, तो ये कॉन्वेक्स हो गई, कॉन्वेक्स हो गई। और ये कौन सी है? कॉनकेव। इसे फॉर्मिंग फेस, इसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं। बेटा सिस फेस और सिस फेस और ट्रांस फेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। सिस फेस और ट्रांस फेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन आपस में कनेक्टेड होती है। बट क्या कह रहा हूं कि द सिस एंड ट्रांस फेस आर एंटायरली डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है, बट इंटरकनेक्टेड, आपस में क्या होती है बेटा? जुड़ी हुई होती है। बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली आपको इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये आपको दिख रही है। इस प्रकार की गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रक्चर्स जो है, ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर्नी। इनको बोलते हैं बेटा सिस्टर्नी। ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स केंद्र के पास इस सिस्टर्नी के स्टैक्स मतलब ढेर के रूप में क्या होती है? व्यवस्थित होती है। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंटली अरेंज्ड नियर दी न्यूक्लियस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होती है केंद्र के पास में सकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती है। क्लियर है? कोई यहां तक दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सिस और ट्रांस का काम क्या है? बेसिकली जो सिस फेस है, सिस फेस का मतलब क्या है? टुवर्ड न्यूक्लियस, यहां पर है टुवर्ड न्यूक्लियस है। और ट्रांसफेस जो होती है यहां पर क्या है बेटा? टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा, हमने क्या कहा था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर उन ऑर्गेनेलीज को रखा जाता है जिनके कार्य आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ईआर से कोई मटेरियल निकला, ईआर से कोई मटेरियल निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या न्यूक्लियस से, तो वह क्या करता है? उसको वेसिकल्स के अंदर पैक करके उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होकर निकाला जाता है। वेसिकल से पैक होती है, उसको बोलते हैं वेसिकल फ्यूज हो जाता है उसके साथ में, मटेरियल के साथ में, और ये जो वेसिकल्स बनती है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस में एंटर करती है। और सिस फेस में एंटर करते हुए इस सिस्टर्नी से निकलकर जब इस ट्रांस फेस से बाहर निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। मतलब कोई भी मटेरियल जिसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होकर निकलना है वह हमेशा सिस फेस से एंट्री करके ट्रांस फेस से जो है वह बाहर की तरफ निकलता है। इस प्रकार से जो है मटेरियल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सहायता से। ठीक है, सिस फेस में एंटर करेगा और ट्रांस फेस में क्या होगा? बाहर निकलेगा। ये चीज ध्यान रखना, सिस फेस में एंटर करेगा और ट्रांस फेस से होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, सिस फेस में जब एंटर करेगा तो वह वेसिकल्स के फॉर्म के अंदर
वेसिकल फ्यूजिंग वेसिकल्स के फॉर्म के अंदर, और ट्रांसपेस में जब निकलेगा तो सेक्रेटरी वेसिकल के रूप में बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर। बेसिकली बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। एक जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बेटा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी बताया था कि सिस्टर्नी जो होती है फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स की भांति व्यवस्थित होती है। उसके बाद ट्यूब्यूल्स नलिकाएं जो होती है वह देखने को मिलती है, ब्रांच्ड होती है, और पुट्टिकाएं वेसिकल जो होती है गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है बेटा? ये है सिस्टर्नी। और ये क्या है बेटा? ये है ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है? ये वेसिकल्स। मतलब सिस्टर्नी अनब्रांच्ड अशाखित संरचनाएं होती है, ट्यूब्यूल शाखित संरचनाएं होती है, और वेसिकल्स जो होते हैं वह गोलाकार संरचनाएं होती है। तो जिस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में भी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स जो है वह देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा बेटा, एक सिस्टर्नी की बात करते हैं कि सिस्टर्नी दीज आर फ्लैट डिस्क शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैट डिस्क के समान संरचनाएं होती है, ये आपको सिस्टर्नी है। ठीक है, ये देखो बेटा आपको एक सिस्टर्नी, ये दूसरी सिस्टर्नी, ये फ्लैट डिस्क के समान संरचनाएं हैं, फ्लैट संरचनाएं। ठीक है, फ्लैट संरचनाएं, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार से जो है फ्लैट जो है डिस्क के लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल रही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी जो है इसका व्यास जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के करीब होता है। इसका व्यास कितना होता है बेटा? 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। और हम सभी लोग जानते हैं 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, चपटी डिस्क के आकार की थैली जैसी संरचना होती है। कई सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर पैरेलली अरेंज्ड होती है। सिस्टर्नी क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर जो है पैरेलली अरेंज्ड होती है। कहां पर? केंद्र के पास में। क्लियर कहानी कि सिस्टर्नी इज व्हाट? कि दीज आर फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर विथ डायमीटर ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। मैनी सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन अ स्टैक पैरेलल टू ईच अदर नियर द न्यूक्लियस। यहां पे लिख सकते हो नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, केंद्र के पास में। ठीक है, डेंस ओपेक मटेरियल इनसाइड सिस्टर्नी इज कॉल्ड नोड्स। इसके अंदर जो है आपको कुछ इस प्रकार से कुछ मटेरियल जो है डार्क कलर के अंदर दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स कहते हैं। कि सिस्टर्नी के अंदर घने अपारदर्शी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नोड्स कहते हैं। वैलिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी का जो नंबर होता है वह निश्चित नहीं होता है। अलग अलग सेल्स की अलग अलग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी का जो नंबर होता है वह हमें अलग अलग देखने को मिलता है। क्लियर है कहानी? बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। बेटा ट्यूब्यूल्स जो होती है इस सिस्टर्नी के पास में ही आपको कुछ इस प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, ये वाली, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है। क्या होती है? दीज आर ब्रांच्ड। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, ये कैसी होती है? शाखित होती है। दीज आर ब्रांच्ड एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड एंड इरेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्रांच्ड एंड इरेगुलर, शाखित व अनियमित संरचनाएं, अनियमित नली के आकार की संरचनाएं जो होती है उन्हें हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। कि दीज आर ब्रांच्ड एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद दी सिस्टर्नी। फिर बात करते हैं बेटा वेसिकल्स की। वेसिकल्स आपको ये जो दिख रही है, दीज आर व्हाट? दीज आर वेसिकल्स। वेसिकल जो होती है पुट्टिका के समान संरचनाएं होती है, ये रही, ये रही। ठीक है, ये पुट्टिका के समान संरचनाएं होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, और 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड मैच्योर वेसिकल। ट्रांजिशन वेसिकल जो बिल्कुल जस्ट निकली है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सरफेस से, और मैच्योर वेसिकल जो है वो बाद में
परिपक्व होकर मैच्योर वेसिकल्स का निर्माण करती है, गोलाकार आकृति की होती है। फिर देखिएगा बेटा, गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ईआर थ्रू इट्स सरफेस। अभी हमने बताया कि गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स होता है वह हमेशा अपनी मटेरियल जो है वह ईआर से ऑब्टेन करता है। ईआर से सिस फेस के अंदर इसके अंदर मटेरियल एंटर होते हैं और इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर उस मटेरियल का जो है वह मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब देखो बेटा क्या होगा कि ईआर से प्रोटीन निकला तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ईआर से क्या निकला, ईआर से निकला लिपिड, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या बना देगा बेटा, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कर देता है। इसको इस तरीके से लिख लो बेटा। मैं कह रहा हूं ये है, सॉरी शॉर्ट नोट्स के रूप में बना देता हूं बेटा, ये है ईआर, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो टाइप की होती है, एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और एक होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग SER से डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा होता क्या है, अब बेसिकली RER से क्या निकला, RER से निकला प्रोटीन, और SER से क्या निकला, निकला लिपिड। ठीक है, अब क्या करता है कि ये एंटर करता है आपके सिस फेज के अंदर। कौन सा, सिस फेज के अंदर। और सिस फेस के अंदर ये जब जाता है तो इसके ऊपर मॉडिफिकेशन होते हैं, और मॉडिफिकेशन होकर किसके रूप में बाहर निकलता है, ये भी किस में जाएगा बेटा, सिस फेस के अंदर। और जब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो गोल्गी, ऐसे याद रखना, गोल्गी का मतलब ग्लाइको, ये क्या बना देगा बेटा, ग्लाइको प्रोटीन के रूप में बाहर निकलता है। कहां से, ट्रांसफेस से। ये क्या होगा, सिस फेस में ये बना देगा ग्लाइको लिपिड, और बाहर निकल जाएगा कहां से बेटा, ट्रांसफेस से होकर बाहर निकल जाएगा। कहां से बेटा, ट्रांसफेस से होकर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन, याद करो ATS ऑफ राइबोसोम। ये क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाएंगे आपके प्रोटीन। ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी, लिपिड। अब यहां से ये क्या चला जाएगा, ये है बेटा पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ये किसका है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का पोर्शन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का पोर्शन है। तो यहां से ये सिस फेस से होते हुए गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करते हैं, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन का और लिपिड का मॉडिफिकेशन होता है। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, या मैं कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ, कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण तो कहां हो रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है, जबकि प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहां हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके लिपिड का निर्माण होता है। तो यही चीज यहां पर बताइए बेटा कि गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ER थ्रू इट्स सिस फेस, एंड दीज मटेरियल आर मॉडिफाइड बाय गोल्गी बॉडी, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और के निर्माण ग्लाइकोसाइडेशन या ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसके ऊपर, और वह ट्रांसफेस से होकर जो है वो बाहर निकलती है। सिस फेस से
प्रोटीन, ईआर की फैक्ट्री से प्रोटीन आया, लिपिड आया, ठीक है। यहां पर क्या आया बेटा, प्रोटीन आया, यहां पर लिपिड आया। थोड़ी सी इसको यू समझना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन में क्या हो गया, ये बना देंगे बेटा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और ये जो होते हैं ट्रांसफेज से होकर बाहर निकल जाते हैं। इट मींस वी कैन से दैट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड अकर्स इन RER and SER respectively, but the formation of glycoprotein and glycolipid occurs in Golgi complex. पॉइंट को लिखिएगा बेटा, लिखिएगा कि the synthesis of protein and lipid occurs in rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum respectively. But synthesis of glycoprotein and glycolipid, glycoprotein and glycolipid, yeah, we can say that modification of protein and lipid occurs in गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मतलब प्रोटीन और लिपिड का निर्माण क्रमशः, लिख लो हिंदी मीडियम वालों भी, प्रोटीन व लिपिड का निर्माण क्रमशः खुरदरी, अंतःप्रदवी जालिका व चिकनी अंतःप्रदवी जालिका की सहायता से होता है। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, या जिसको बोलते हैं प्रोटीन व लिपिड का मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, प्रोटीन व लिपिड का रूपांतरण गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय की सहायता से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, RER के अंदर, लिपिड का निर्माण कहां होता है, SCR के अंदर, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण जो है वह कहां से होता है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं बेटा। ये हो गया, फिर देखना बेटा, फिर हम बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कार्य क्या क्या है। बेटा बेसिकली गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज अ पैकेजिंग मशीन, मतलब मटेरियल को पैकेज करती है और उस मटेरियल को पैकेज करके, पैक्ड करके उस साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पर उसको भेजना होता है वहां पर भेजने का काम करती है। सबसे एक पहला काम ही इसका यही है कि इट इज एक्ट एज अ पैकेजिंग मशीन, कि द गोल्गी apparatus
प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग द मटेरियल। क्या करती है? पैकेजिंग द मटेरियल टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब अगर सेल में, सेल के अंदर ही किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है या सेल के बाहर किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस मटेरियल को पैक करके सेल के अंदर भेजने का काम कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सेल से बाहर भेजने का काम भी कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए क्या करती है? जिस मटेरियल को बाहर भेजना है या सेल के अंदर भी भेजना है, तो वह मटेरियल क्या करता है कि द मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वह मटेरियल वेसिकल्स के फॉर्म के अंदर पैक होता है एंड फ्यूज फॉर्म द ईआर, और ईआर से जो बना वह वेसिकल्स के फॉर्म के अंदर पैक्ड होता है एंड फ्यूज विद द सिस फेस। और फिर हमने पढ़ा कि सिस फेस से वह फ्यूज होता है ऑफ द गोल्गी एपेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। सिस फेस से एंटर करता है या मैच्योरिंग और ट्रांस फेस से होकर बाहर निकलता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी एपेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा देखो यही है, ये है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सब कौन है? ये सब है आपके गोल्गी बॉडी। देखो बेटा क्या हुआ, गोल्गी बॉडी की वह से फेस, और इधर भी, इधर अपना कौन पड़ा है? न्यूक्लियस पड़ा है। तो ये हो गई सिस फेस और ये हो गई ट्रांस फेस। बेटा जिस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होना है या तो सेल के अंदर ही या सेल से बाहर, तो वह इस वेसिकल के फॉर्म के अंदर आता है और इस सिस फेस के साथ फ्यूज हो जाता है। फिर क्या होता है कि सिस फेस में फ्यूज होने के बाद इस ईआर से, सॉरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ ट्रांस फेस में से होकर बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल है वह सिस फेस में एंटर करता है और ट्रांस फेस से बाहर निकलता है। ठीक है, यही बात का है कि गोल्गी उपकरण मुख्य रूप से पदार्थों को पैक करने का कार्य करता है। गोल्गी उपकरण मुख्य रूप से क्या करता है? पदार्थों को पैक करने का काम करता है, जिन्हें या तो अंतरकोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है, मतलब कोशिका के अंदर ही किसी जगह पर पहुंचाया जाता है, या फिर कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। ईआर से पुटिका के रूप में पैक किए जाने वाले पदार्थ गोल्गी उपकरण की सिस सतह के साथ संलयित होते हैं और परिपक्व सतह की ओर बढ़ते हैं। परिपक्व सतह से होते हुए ये बाहर निकल जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि गोल्गी उपकरण अंतःपर्दवी जालिका के साथ निकट संबंध में क्यों रहता है। इसीलिए हमेशा एक सेल के अंदर ईआर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वह एक दूसरे के पास पास रहते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, फिर हमने पढ़ा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी किसकी सहायता से होता है? वह होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सहायता से। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi complex before they are released from its transphase। कि अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित कई प्रोटीन गोल्गी उपकरण की ट्रांस सतह से निकलने से पहले मॉडिफाइड होते हैं। गोल्गी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ईआर से, मैंने कहा ईआर से क्या निकला? ईआर से निकला प्रोटीन। ईआर से क्या निकला? प्रोटीन निकला। या मैं कह रहा हूं ईआर से क्या निकला? ईआर से निकला लिपिड। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस फेस में एंटर करेगा। ये कौन सी फेस है बेटा? सिस फेस। और इसके अंदर यहां पर क्या होता है? इसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या होता है बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड। और ये कौन सी फेस है? ये है बेटा ट्रांस फेस। और यहां से बाहर किस रूप में निकलेगा? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के रूप में बाहर निकलता है। क्लियर है कहानी? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। अब देखो बेटा तीसरा एक इंपोर्टेंट और काम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल मूव थ्रू द गोल्गी बॉडी। बेटा ऐसे अधिकांश मटेरियल जिनको सेल से बाहर भेजना है, आउटसाइड द सेल भेजना है,
तो उन सब के ऊपर रेगुलेशन करने का काम कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स अधिकांश वृद्ध अणु जिन्हें कोशिका के बाहर भेजा जाना है गोल्जी कॉय के माध्यम से चलते हैं। इसलिए गोल्जी काय को कोशिका में वृद्ध अणु यातायात का निदेशक या कोशिका का मध्यस्थ भी कहते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। क्या बोल सकते हैं बेटा? डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक, मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल और मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्या बोल सकते हैं बेटा? मिडिल मैन ऑफ द सेल, मध्यस्थ आदमी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जैसे मैं कह रहा हूं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से कोई मटेरियल बाहर जाना है तो इस वेसिकल के रूप में मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है और मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है। अगला काम देखिए बेटा, लाइसोसोम का निर्माण जो है, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम का निर्माण किसकी सहायता से होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर दोनों की सहायता से लाइसोसोम का निर्माण होता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेल प्लेट का फॉर्मेशन पादप कोशिका के अंदर साइटोकाइनेसिस के समय, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सहायता से किया जाता है। सेल वॉल, कुछ कोशिका भित्ति के मटेरियल का निर्माण भी किसकी सहायता से किया जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सहायता से किया जाता है। आप लोग शुक्राणु के ऊपर की तरफ एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर देखते हो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, अग्रपिंडक या अग्रपिंड कहते हैं। इसका निर्माण भी कौन करता है बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसको हम लोग वापस एक एक काम को लिख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक साथ लिख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय के कार्य। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा। फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय के कार्य एक साथ लिख लेते हैं। पहला काम क्या है बेटा? पैकेजिंग ऑफ material to be transported either in the cell or either outside the cell. Second काम क्या होगा बेटा? modification of protein and lipid, yeah, we can say that formation of glycolipid and ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा काम देखिए बेटा, रेगुलेट दी मूवमेंट ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल आउटसाइड द सेल, आउटसाइड दी सेल। अगला काम देखें हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विथ द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म, शुक्राणु के अंदर अग्रपिंड का निर्माण। अगला देखना बेटा, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस।
अगला काम देखें बेटा, सिंथेसाइज some material helps in cell wall formation. तो these are the some important functions carried out by the Golgi complex. ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सहायता से संपन्न किए जाते हैं. नेक्स्ट ईआर के नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है दैट इज लाइसोसोम. बेसिकली हम लोग किसको डिस्कस करेंगे बेटा, लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे. लाइसोसोम या जिसे हम लोग बोलते हैं लयन काय. क्या बोलते हैं बेटा, लयन काय. लयन काय क्या है, देखो बेटा, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है, formed by the process of packaging in Golgi apparatus. अभी हमने पढ़ा कि ER और Golgi कॉम्प्लेक्स मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करते हैं. और इसका निर्माण कैसे होता है बेटा, इसका निर्माण Golgi कॉम्प्लेक्स के अंदर पैकेजिंग के कारण इसका जो है वह निर्माण होता है. लाइसोसोम्स आर व्हाट, ये देखो आप लोग देख रहे हो, ये है आपके Golgi कॉम्प्लेक्स. ये क्या है बेटा, Golgi कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी काय है. क्या है बेटा, गोल्जी काय. इस गोल्जी काय के अंदर पैकेजिंग हुआ. इस गोल्जी काय के अंदर क्या होता है बेटा, पैकेजिंग होता है. इस पैकेजिंग के कारण आपको कुछ इस प्रकार की मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. इसको हम लोग नेसेंट लाइसोसोम या नव लयन काय कहते हैं. क्या है बेटा, नए बनने वाले लयन काय है. तो है क्या बेटा कि these are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. लाइसोसोम ये झिल्ली युक्त वेसिकुलर संरचनाएं हैं जो गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं. ध्यान रखना बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ईआर के अंदर आपको सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स तीनों संरचनाएं देखने को मिलती थी. इसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपको सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल तीनों संरचनाएं देखने को मिलती थी. लेकिन ईआर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगला जो पार्ट है लाइसोसोम, उसके अंदर आपको केवल और केवल वेसिकल्स देखने को मिलेंगे. लिख लीजिए इस पॉइंट को. क्या कह रहा हूं मैं कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर अभी तक हमने 3 संरचनाएं पढ़ी है. चौथे की बाद में बना देंगे. पहली संरचना क्या पढ़ी बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. दूसरी संरचना पढ़ी बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स. और तीसरी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइसोसोम. बेटा यहां पर आपको सिस्टर्नी देखने को मिलते थे, यहां पर आपको ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते थे, यहां पर आपको वेसिकल्स देखने को मिलते थे, यहां पर भी आपको सिस्टर्नी देखने को मिलते थे, ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते थे, वेसिकल्स देखने को मिलते थे. लेकिन लाइसोसोम के अंदर ओनली वेसिकल्स देखने को मिलते हैं. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग से इसको लिखवा दिया. आगे बढ़ते हैं बेटा. लाइसोसोम, द isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme. बेटा अगर एक लाइसोसोम को हम लोग आइसोलेट करें, एक सेल से लाइसोसोम को निकालें, तो उस लाइसोसोम के अंदर आपको लगभग सभी प्रकार के जल विघटनकारी एंजाइम, एक लाइसोसोम के अंदर सभी प्रकार के विघटनकारी एंजाइम जो है वह विघटनकारी एंजाइम, विकर एंजाइम को बोलते हैं विकर. हाइड्रोलाइटिक जो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है लाइसोसोम के अंदर देखने को मिलेंगे. जैसे लाइपेजेस, लाइपेजेस जो क्या करता है बेटा, लिपिड का डाइजेशन करता है. प्रोटीएजेस प्रोटीन का डाइजेशन करेगा. कार्बोहाइड्रेटेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा. न्यूक्लियजेस न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा. ठीक है, यहां पे ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम के अंदर, इनसाइड द लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर
लाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से बेटा? बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। लाइपेजेस, लाइपेजेस क्या करता है? इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ या डिग्रेडेशन, डाइजेशन लिख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का डाइजेशन करेगा। प्रोटीएजेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेटेज इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो आए आपके डीएनएज और एक आ गया आरएनएज। डीएनए क्या करेगा? डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए और ये करेगा डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मोर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ये कब एक्टिव होते हैं बेटा? एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच के ऊपर ही एक्टिव होते हैं। एसिडिक पीएच का मतलब क्या है बेटा? पीएच लोअर देन 7, 7 से पीएच अगर कम है तब ये एक्टिवेट होते हैं। अब देखना बेटा, कई बार क्या होता है, सपोज मैं कह रहा हूं ये सेल है, सपोज मैं कह रहा हूं ये एक सेल है, ये क्या है बेटा? सेल। और इस सेल के अंदर आपको ये लाइसोसोम प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम, ये क्या है बेटा? लाइसोसोम है। और इस लाइसोसोम के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कई बार लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है, कई बार लाइसोसोम की अगर मेम्ब्रेन, मैं कह रहा हूं ये एक लाइसोसोम था और इस लाइसोसोम के अंदर ये कई सारे, सॉरी एक मिनट, ये एक लाइसोसोम था और इस लाइसोसोम के अंदर ये कई सारे एंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए थे। अब बेटा क्या हुआ कि किसी कारणवश ये लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वह फट गई, किसी कारणवश लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वह क्या हो गई? फट गई। अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट गई तो ये एंजाइम जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य के अंदर रिलीज हो जाएंगे और कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब का क्या कर लेंगे? विघटन कर देंगे। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कैसे इसको लिखते हैं बेटा कि कई बार लाइसोसोम की झिल्ली के फट जाने के कारण लाइसोसोम में उपस्थित विघटनकारी एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त होकर कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि का विघटन कर देते हैं, आदि का विघटन कर देते हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका मर जाती है, कोशिका मर जाती है। इसलिए लयन काय को आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा बेटा। समटाइम द मेम्ब्रेन ऑफ lysosome is ruptured so that the hydrolytic enzymes are releases in cytoplasm and degrade the carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid and degrade the carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid present in cell by which cell die. So lysosome is also known as called as suicidal बैग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक मजा आ रहा है ना? शानदार, पढ़ते रहिए बेटा। साथ साथ में आप किसी भी तरीके से आपको 101% जो है, मतलब हर एग्जाम के अंदर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर क्वेश्चन जो है, अगर उसके अंदर 11th और 12th का सिलेबस है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे और अदर एग्जाम्स हो, उसके अंदर अगर ये चैप्टर है सिलेबस के अंदर, तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमने पढ़ लिया बेटा। दीज एंजाइम्स, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात कर रहा है, आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सभी जो एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल को डिग्रेड या विघटित या पचाने का काम करते हैं। बेटा लाइसोसोम की झिल्ली में एक सक्रिय हाइड्रोजन पंप तंत्र होता है जो लाइसोसोम के ल्यूमेन में अम्लीय पीएच उत्पन्न करता है। बेसिकली लाइसोसोम, हमने पढ़ा कि लाइसोसोम जो होते हैं उसके एंजाइम जो होते हैं वह अम्लीय पीएच पर काम करते हैं, कि लाइसोसोम के एंजाइम जो है वह अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। तो बेसिकली ये अम्लीय पीएच आती कहां से बेटा? ये क्या है? इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। ये क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम है। ये है आपके मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर एक हाइड्रोजन पंप जो है वह प्रेजेंट होता है, एक्टिव हाइड्रोजन पंप। एक्टिव हाइड्रोजन पंप जो है पाया जाता है। यह एक्टिव हाइड्रोजन पंप क्या करता है कि इसकी सहायता से लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, अंदर और बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इसके कारण इसकी ल्यूमेन के अंदर आपके एसिडिक जो है वह पीएच उत्पन्न होती है, और इसी एसिडिक पीएच पर लाइसोसोम के अंदर उपस्थित एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, अन्यथा वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, बेटा लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली, क्योंकि लाइसोसोम की विभिन्न शारीरिक अवस्थाएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि विच इज अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। लाइसोसोम की कोई एक शेप फिक्स नहीं होती है।
बहुरूपिया है। लाइसोसोम क्या है? कोशिका का बहुरूपिया भी कहते हैं। हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमें हमारे टीचर जब पढ़ाते थे तब बोलते थे, हो सकता है कहीं लिखा हुआ भी हो, लेकिन मुझे आज भी याद है जब मैं स्टूडेंट था, हालांकि आज भी स्टूडेंट ही हूं, तब बेटा हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे बहुरूपिया। लाइसोसोम क्या है? बहुरूपिया है। आप लोगों ने तो बहुरूपिया देखे भी नहीं होंगे। बहुरूपिया बेटा क्या होते थे? पुराने जमाने के अंदर एक गांव के अंदर या एक कस्बे के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर कुछ लोग आते थे। उसमें से एक आदमी ऐसा होता था जो हर दिन पर डे अपना रूप चेंज करता था। कभी वह किसी भगवान का रूप लेता था, कभी राक्षस का रूप लेता था, कभी शिव जी बन गया, कभी गणेश जी बन जाते थे, कभी विष्णु भगवान बन जाते थे, कभी कृष्ण भगवान बन जाते थे। तो पर डे वो अपना अलग रूप लेता था, उसे हम लोग बहुरूपिया कहते थे। आप लोगों ने तो ये चीजें नहीं देखी होगी, हमारे तो देखी हुई है बेटा। बहुरूपिया। तो लाइसोसोम भी क्या होता है बेटा? बहुरूपिया। पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसकी कोई साइज शेप जो होती है फिक्स नहीं, साइज तो फिक्स हो सकती है लेकिन जनरली नहीं होती है, जो है शेप फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलिज। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सबसे लास्ट ऑर्गेनेलिज की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो लास्ट ऑर्गेनेलिज है वैक्यूल्स है। कौन कौन से ऑर्गेनेलिज थे बेटा? ऑर्गेनेलिज अपने थे गर्ल वी, याद करो कौन कौन से थे बेटा? सॉरी, गर्ल वी। एक था गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दूसरा था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा भी हमने पढ़ा लाइसोसोम, और फोर्थ जो होता है वह है वैक्यूल। क्या है बेटा? वैक्यूल। ये चार जो है ऑर्गेनेलिज आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं, जिसमें से हमने तीन जो है वह डिस्कस कर लिए। फोर्थ है वैक्यूल। रिक्तिका क्या होती है देखते हैं बेटा। वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रिक्तिका होती है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। एक क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि रिक्तिका की मेम्ब्रेन को, रिक्तिका की झिल्ली को एक फिक्स नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिक्तिका के चारों तरफ उपस्थित, चारों तरफ, एक मिनट,
सॉरी बेटा, कोई इंपोर्टेंट कॉल आ गया था, कोई नहीं, थोड़ा सा। रिक्तिका के चारों तरफ उपस्थित झिल्ली को बहुत ही एक विशेष नाम दिया गया है, को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। द मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द वैक्यूल, इंपोर्टेंट है। द मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द वैक्यूल is called as टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? टोनोप्लास्ट। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन क्या है बेटा? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है कहानी यहां तक? बड़े आगे बेटा, इस वैक्यूल के अंदर होता क्या है बेटा? बेसिकली वैक्यूल के अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल, उस मटेरियल को वैक्यूल के अंदर डाल के रख दिया जाता है। इसके अंदर पानी होता है, रस होता है, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, वह इसके कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें बेटा हम लोग, प्लांट सेल के कोशिका द्रव्य का 90% जो भाग है, इंपोर्टेंट है, ये डेटा भी इंपोर्टेंट है, 90% पार्ट ऑफ प्लांट साइटोप्लाज्म इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। पादप कोशिका का में रिक्तिका कोशिका का 90% तक स्थान घेर सकती है। 90% मतलब पूरा का पूरा जो भाग है वह आपके पादप कोशिका में रिक्तिका के द्वारा घेर लिया जाता। बिल्कुल एनसीईआरटी है बेटा, बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। कहीं से आपको नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, श्योर कह रहा हूं, 101% गारंटी ले रहा हूं, किसी भी तरह के नोट्स आपको देखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन MMI, मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट। इज दैट क्लियर? फिर देखो बेटा क्या होता है, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिक्तिका एक एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बेटा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा, क्या है? इंपोर्टेंट। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। दो बार आ गया। इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? फिर देखो बेटा, एक चीज और लिख लेते हैं बेटा। बेटा देखना, सामान्यतया पादप कोशिकाओं में तो बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, सामान्यतया जंतु कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका अनुपस्थित होती है, लेकिन फिर भी अगर है तो उसका आकार बहुत ही छोटा होगा और उनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को लिखिएगा कि जनरली वैक्यूल इज एब्सेंट इन animal cell, but if present they are very small in size and multiple in number, कि सामान्यतया जंतु कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, लेकिन यदि उपस्थित हो तो उनका आकार अत्यंत छोटा व
संख्या में अधिक होती है, संख्या में अधिक होती है। क्लियर है पॉइंट बेटा? अब देखना बेटा, ये हो गया, ये हो गया, इसको देखते हैं बेटा। टोनोप्लास्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स, हेंस देयर concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. टोनोप्लास्ट कुछ आयनों तथा अन्य पदार्थों की सांद्रता प्रवणता के विपरीत परिवहन को सुनिश्चित करता है। मतलब टोनोप्लास्ट क्या करेगा कि कुछ ऐसे आयन या कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी कंसंट्रेशन कोशिका द्रव्य में कम है, कोशिका द्रव्य के अंदर इनकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है, और वैक्यूल के अंदर ज्यादा है, फिर भी इनका स्थानांतरण जो है वह हमेशा इस टोनोप्लास्ट की सहायता से होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पदार्थ अपनी कम सांद्रता से अपनी अधिक सांद्रता की तरफ गमन करता है तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। फिर देखिएगा बेटा, अमीबा में ये लिखा हुआ बेटा अमीबा, ठीक है ना, इसको अमीबा, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका जो है वह देखने को मिलती है। ये है बेटा अमीबा, इट इज द बॉडी ऑफ अमीबा, जिसकी कोई शेप जो है वह फिक्स नहीं होती है, पता ही होगा अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर शेपलेस ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर शेपलेस ऑर्गेनिज्म, शेपलेस ऑर्गेनिज्म। बेटा अमीबा के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती है। ये कैसी है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका देखने को मिलती है। और यह संकुचनशील रिक्तिका किसमें सहायता करती है, उत्सर्जन और परासरण, ऑस्मोसिस हेल्पफुल इन सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस नहीं बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन एंड एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के अंदर भी सहायता करती है। क्लियर है? फिर देखो बेटा, इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एंगल्फिंग दी फूड पार्टिकल्स। कुछ जीवों के अंदर, जैसे प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटिस्टा क्या होता है बेटा, प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्ट क्या होते हैं बेटा, एक कोशिकीय ससीम केंद्र की जीव, एक कोशिकीय ससीम केंद्र की जीव जो होते हैं उसके अंदर फूड पार्टिकल के एंगल्फ कट जाने के कारण, भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ लेने के कारण खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। क्या बनती है बेटा, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स बनती है, खाद्य और रिक्तिका का निर्माण होता है। क्लियर है कहानी? फिर देखिएगा बेटा, जल में घुलनशील वर्णक एंथोसाइनिन को कोशिका रस को क्या लिख रहा है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसाइनिन फाउंड इन द सेल सेप वैक्यूल, कोशिका रस। एक मिनट, जल में घुलनशील वर्णक एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन एक वर्णक है जो जल के अंदर घुलनशील होता है, कोशिका रस में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, सेल सेप के अंदर पाया जाता है। सिंपल सा पॉइंट है। इन एनिमल सेल स्मॉल वैक्यूल मे बी प्रेजेंट, एनिमल सेल के अंदर छोटी रिक्तिका देखने को मिल सकती है। तो बेटा ये जो है आपके एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसके पूरे ऑर्गेनेलीज जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखेंगे, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आराम से साथ साथ में पढ़ते रहिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक जो है हमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरह की साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। यूँ नहीं है कि पिक्चर देख रहे हैं उसकी तरह आप लोग इसे देखें, साथ में कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ लेकर बैठे, अच्छी तरीके से शेव कर लेते हैं इसको बेटा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करें।
cell the unit of life. And it is its लेक्चर नंबर 5. इज दैट क्लियर बेटा? आराम से पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.